आज का टॉप डिफेंस अपडेट। रक्षा मंत्रालय ने इंडियन एयरफोर्स के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स चाहती थी कि तेजस MK2 फाइटर जेट की मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट सेक्टर कंपनी को भी इंक्लूड किया जाए। रक्षा मंत्रालय का कहना है, अगर प्राइवेट कंपनी को इंक्लूड किया जाएगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन फैसिलिटी का भी ठीक से यूज नहीं होगा। इसलिए रक्षा मंत्रालय ने डिसाइड किया है कि ये पूरा काम सिर्फ HAL ही करेगा। इससे प्रोडक्शन स्मूथली चलेगा और फालतू का खर्च भी नहीं होगा। अभी HAL तेजस MK1A का प्रोडक्शन कर रही है, जिसमें 83 जेट का ऑर्डर है, लेकिन आगे चल के 97 और जेट का ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। अगर ये ऑर्डर्स मिलते हैं तो तेजस MK1A जेट का प्रोडक्शन 2032 तक चलता रहेगा, जो पहले 2028 तक ही प्लान था। मतलब कि HAL के पास MK1A के प्रोडक्शन का काम आगे भी चलता रहेगा जब तक MK2 जेट का प्रोडक्शन लाइन ग्रेजुअली स्टार्ट हो रहा हो। HAL ने फ्यूचर डिमांड को पूरा करने के लिए एक फेज प्लान बनाया है। 2029 तक HAL नासिक फैसिलिटी में एक प्रोडक्शन लाइन को MK2 जेट बनाने के लिए डेडिकेटेड करेगी। शुरुआत में हर साल 4 जेट बनेंगे और अगर डिमांड बढ़ी तो 8 जेट तक प्रोडक्शन स्केल अप करेंगे। बेंगलोर की जो 2 लाइन अभी MK1A जेट बना रही है, उन्हें 2031 के बाद MK2 जेट के लिए शिफ्ट करना शुरू करेगा, जो 2033 तक कंप्लीट हो जाएगा। इस प्लान से MK1A के ऑर्डर्स में डिले नहीं होगा और MK2 का प्रोडक्शन भी स्मूथली स्टार्ट हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय का कहना है, अगर प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करेंगे तो नया सेटअप करने में बहुत पैसा लगेगा और HAL की जो अपडेटेड फैसिलिटी है वो वेस्ट हो जाएगी। इसलिए HAL के थ्रू ही MK2 का प्रोडक्शन बेस्ट ऑप्शन है। इंडिया अपने नेवल डिफेंस को और मजबूत बनाने के लिए एक नया लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल टेस्ट करने की तैयारी कर रहा है। यह मिसाइल खास तौर से दुश्मन के शिप जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर या वॉरशिप फ्लीट को निशाना बनाने के लिए डिजाइन की गई है। इसका रेंज लगभग 1500 किलोमीटर है, जो इसे इंडियन आर्सेनल में सबसे दूर तक मार करने वाला एंटी शिप मिसाइल बनाता है। LRASHM का क्वेसी बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री का मतलब है कि यह मिसाइल सीधा टारगेट की तरफ जाने की बजाय कुछ हद तक कर्व ट्रेजेक्ट्री फॉलो करती है, जिससे दुश्मन के रडार सिस्टम को कंफ्यूज कर सकती है। पहले से कुछ टेस्ट 2023 में किए गए थे ताकि इसके फीचर को एसेस करके और इम्प्रूव कर सके। पहले ये मिसाइल कोस्टल डिफेंस बैटरी में तैनात होगी, जहां से ये दुश्मन के शिप को काफी दूर से निशाना बना सकती है, जो इंडिया के कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए जरूरी है। कोस्टल डिफेंस के अलावा इंडियन नेवी के फ्रंटलाइन वॉरशिप पर भी ये मिसाइल लगाई जाएगी, जिससे शिप की ऑफेंसिव रीच बहुत बढ़ जाएगी। इस मिसाइल के होने से इंडियन वॉरशिप पहले से भी दूर के टारगेट को मार सकती है, जो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में काफी फायदा हो सकता है। सिंपल वर्ड में LRASHM इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक असेट्स बन सकता है, जो न सिर्फ कोस्टल बल्कि ब्लू वाटर ऑपरेशन में भी हेल्प करेगा। इस मिसाइल की रेंज और पावर इंडिया को अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचाने में हेल्प करेगी और दुश्मन को दूर से ही रोक सकती है। चाइना के AVIC ने अपने नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट का एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल अनवील किया है, जिसका नाम बेदी B टाइप एरोस्पेस फाइटर है। यह डिजाइन चाइना के एम्बिशियस नानतियान मैन प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो एक फ्यूचरिस्टिक 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने की कोशिश कर रहा है, कुछ ऐसा जो स्टार वॉर जैसे साइंस फिक्शन से निकला हो। बेदी B टाइप एक डुअल मिशन एयरक्राफ्ट है, जो एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड कॉम्बैक्ट दोनों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें कुछ यूनिक फीचर है, जैसे हाईली मॉडिफाइड रियर फ्यूजलेज, जिससे इसका एरोडायनेमिक्स और इंटरनल वेपन बे कैपेसिटी काफी इंप्रूव होती है। इस वजह से यह एयरक्राफ्ट ज्यादा एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन कैरी कर सकता है, जो इसे अलग अलग कॉम्बैट सिनारियो में वर्सेटाइल और पावरफुल बनाता है। इस फाइटर जेट का एवियोनिक सूट भी काफी अपग्रेडेड है, जिससे इसका सेंसर फ्यूजन, सिचुएशनल अवेयरनेस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी बेटर हो जाती है। मतलब पायलट को रियल टाइम इंटेलिजेंस मिलती है, जो बैटलफील्ड में डिसीजन मेकिंग को आसान बनाती है। इसके अलावा कॉकपिट डिजाइन भी ज्यादा पायलट फ्रेंडली और कंफर्टेबल है, जिससे लॉन्ग ड्यूरेशन हाई स्पीड फ्लाइट में पायलट को थकान कम महसूस होगा। AVIC ने इस जेट की मेंटेनेंस प्रोसेस को भी स्ट्रीमलाइन किया है, ताकि इसका रिपेयर और रिपीट टाइम कम हो। इसका मतलब यह है कि बेदी B टाइप ज्यादा फास्ट टर्न अराउंड के साथ बैटलफील्ड में डिप्लॉय हो सकता है। यह जेट कॉन्सेप्ट मॉडल स्टेज पे है, लेकिन इसका अनवीलिंग चाइना के स्ट्रेटेजिक प्लान की झलक देता है। चाइना 6th जनरेशन फाइटर टेक्नोलॉजी में US और रसिया जैसी एडवांस मिलिट्री को टक्कर देना चाहता है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो बेदी B टाइप चाइना के एयर कॉम्बैट स्ट्रेटजी को काफी बूस्ट कर सकता है। बेदी B टाइप चाइना का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जो नेक्स्ट जनरेशन एयर कॉम्बैट के लिए बना है और एरोस्पेस इंडस्ट्री में चाइना के एग्रेसिव प्लान को दिखाता है। DRDO ने काली 5000 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातों का खुलासा किया है
और कहा है कि काली 5000 के बारे में जो भी सुना है वो काफी हद तक गलत है। लोग इसे एक सीक्रेट इंडियन सुपर वेपन समझ रहे हैं जो दुश्मन के सैटेलाइट को खराब कर सकता है, मिसाइल को उड़ा सकता है या फिर किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को फेल कर सकता है। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। इसका असली नाम काली है जो किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर प्रोजेक्ट का शॉर्ट फॉर्म है। यह प्रोजेक्ट BARC ने शुरू किया था और DRDO भी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन ये किसी भी तरह का वेपन नहीं है। इसका काम सिर्फ हाई पावर इलेक्ट्रॉन बीम और प्लाज्मा फिजिक्स का रिसर्च करना है। ये जो काली 5000 के बारे में अफवाह है कि ये सैटेलाइट को डिसेबल कर सकता है, वो इसलिए फैला है क्योंकि काली सिस्टम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट करता है। इस बीम का यूज थ्योरेटिकली इलेक्ट्रॉनिक्स को डिसरप्ट करने के लिए किया जाता है, लेकिन फिलहाल ये सब सिर्फ लैब में एक्सपेरिमेंट तक ही सीमित है। इस टेक्नोलॉजी को स्पेस में या दूर तक यूज करने के लिए काफी टेक्निकल चैलेंजेज है जिसे अभी तक हम ओवरकम नहीं कर पाए हैं। फिर एक और अफवाह यह है कि काली 5000 एक एंटी मिसाइल या लेजर बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन है, लेकिन असल में काली प्रोजेक्ट में ऐसी कोई कैपेबिलिटी नहीं है। यह सिस्टम किसी भी मिसाइल को ट्रैक या इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। हालांकि DRDO डायरेक्ट एनर्जी वेपन पे काम कर रहा है, लेकिन काली उस कैटेगरी में फिट नहीं होता। काली का असली काम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम का रिसर्च करना है जो सिर्फ साइंटिफिक और रिसर्च पर्पस के लिए है। हो सकता है इसका कुछ लिमिटेड यूज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में हो, जैसे कि किसी नियर बाय इक्विपमेंट को डिसरप्ट करना, लेकिन वो सब प्रैक्टिकल और डिप्लॉयबल टेक्नोलॉजी है। जबकि काली प्रोजेक्ट अभी भी एक एक्सपेरिमेंटल फेज में ही है। तो अगर आपने सुना है कि काली 5000 एक सीक्रेट सुपर वेपन है तो वो सिर्फ एक अफवाह है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फ्रेंच आर्मी अपने पुराने LRU-M270 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए इंडिया का पिनाका रॉकेट सिस्टम इवेलुएट कर रही है। LRU काफी पुराना है जो 1980 से यूज हो रहा है और मॉडर्न नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा है। इसका रेंज सिर्फ 70 किलोमीटर है, लेकिन अब फ्रेंच आर्मी को 500 किलोमीटर तक के टारगेट को हिट करने वाला सिस्टम चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था कि पिनाका DRDO का बना हुआ सिस्टम है। इसका रेंज भी 75 किलोमीटर तक है और इसका एक्सटेंडेड वर्जन में ये 90 किलोमीटर तक भी जा सकता है। पिनाका काफी रिलायबल है और इसका मॉड्यूलर डिजाइन और फास्ट रीलोड कैपेबिलिटी उसे और भी इफेक्टिव बनाता है। पिनाका डायरेक्टली LRU का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता क्योंकि इसका रेंज उतना ज्यादा नहीं है, पर हाँ इसके मीडियम रेंज कैपेबिलिटी फ्रेंच आर्मी के लिए यूजफुल हो सकता है और DRDO इसे कस्टमाइज भी कर सकता है जो फ्रेंच आर्मी की रिक्वायरमेंट को मैच करे। पिनाका का मेन एडवांटेज ये है कि वो प्रूवन और ऑपरेशनली रिलायबल है, लेकिन अगर फ्रेंच आर्मी को 500 किलोमीटर तक के रेंज की जरूरत है तो DRDO का परले मिसाइल भी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। परले का रेंज 150 से 500 किलोमीटर के बीच है और ये एक प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल है जो लॉन्ग रेंज टारगेट को हिट कर सकता है। पिनाका और परले को कंबाइन करके फ्रेंच आर्मी अपनी आर्टिलरी नीड्स को कवर कर सकती है, जहां पिनाका मीडियम रेंज कवर करेगा और परले लॉन्ग रेंज स्ट्राइक देगा। मुझे लगता है कि फ्रेंच आर्मी के लिए पिनाका एक अच्छा मीडियम रेंज ऑप्शन है और अगर जरूरत पड़े तो परले को इंक्लूड करके उनका लॉन्ग रेंज रिक्वायरमेंट भी पूरा हो सकता है। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।